Hello everyone, welcome back to Sleepy Classes and together we'll start a new journey again. But अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने की ओर हम डिस्कस करेंगे पिछला क्वेश्चन जो रह गया था 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम का. Which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? तो इसका आंसर इकोनॉमिक लिबर्टी है. एंड अब हम बात करते हैं आगे आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ. दिस इज चैप्टर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th NCERT. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. एक बॉडी है, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कुछ मौलिक सिद्धांत को हमें देती है, जिससे एक स्टेट यानी कि एक कंट्री को हम गवर्न कर सके. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें देती है जिससे स्टेट को गवर्न किया जा सके. तो आगे हम बढ़ते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फीचर्स हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. तो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट प्रोवाइड्स विद द सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन. तो मिनिमल कोऑर्डिनेशन कैसे, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं. वो आपस में मिलजुल कर तो रह रहे हैं, उनकी प्रोफेशंस भी अलग हैं, बट जब कोई फर्दर प्रॉब्लम आ जाए तो कौन सा राइट कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए कुछ बेसिक लॉज या बेसिक सेट ऑफ रूल्स घर में हमें रखना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली वो एक फैमिली जो डिनोट करती है वो इंडिया को डिनोट करती है. ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है कि हमारे सेट ऑफ लॉज जो हमें दिए गए हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ को गवर्न करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे रखता है हमारे आगे, ताकि हम उसे ईजिली फॉलो कर सके इन द टाइम्स ऑफ नॉर्मल वर्किंग फॉर मिनिमल वर्किंग ऑफ द सोसाइटी. अब सेकेंड हम बात करते हैं सेट्स डिसीजन मेकिंग पावर एंड हाउ अ गवर्नमेंट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड. तो हमें ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पावर जो है वो जनता की तरफ से ही मिली है, पर साथ ही साथ जनता उस पावर को कैसे एक्सरसाइज करती है, बाय चूजिंग एन रिप्रेजेंटेटिव. बाय चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव हम अपने नेताओं को खुद चुनते हैं, पर वो नेता वो कैसे उस लॉज को या कैसे उन इनैक्टमेंट्स को हमें बताए या कैसे सोसाइटी को चलाए, ये हमें पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जो नेता सिलेक्ट किए गए हैं, चूज किए गए हैं जनता की तरफ से, वो बाय मीन्स ऑफ सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट लॉज पास करेंगे, ताकि जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे बनेगी वो हमें ईजिली पता लग सके. अब हम बात करेंगे तीसरे फंक्शन की. तो इट सेट्स लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्टिन्यूसली हमें कुछ चीज़ें बताता है या गवर्नमेंट को बताता है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए. वो फंडामेंटल राइट्स जो है गवर्नमेंट किसी भी तौर पर वायलेट नहीं कर सकती किसी भी इंडिविजुअल की. तो ऐसे अगर फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट ना करते तो किसी को भी ईजिली अरेस्ट किया जा सकता था जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोले. फॉर एग्जाम्पल ही था ये. तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स जो है पिक्चर में आते हैं, जो गवर्नमेंट की पावर को कहीं ना कहीं रोकते हैं, गवर्नमेंट की पावर को कहीं कहीं हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट को क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, और गवर्नमेंट उसको वायलेट नहीं कर सकती. तो अब हम बात करते हैं फुलफिल द एस्पिरेशंस एंड क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी. तो जब भी कोई सिटीजन होता है, उसकी कोई भी डिमांड होती है, तो वो अपनी गवर्नमेंट की तरफ आस लगा के जाता है. तो जो गवर्नमेंट को कौन सा मेथड इस चीज़ में फॉलो करना है या कौन सा स्कीम ऐसी फॉलो करनी है ताकि जो सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं या जो सोसाइटी की नीड्स हैं वो फॉलो की जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लेट डाउन किया गया है कि कैसे हम एक सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी बना सकें. तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि हिस्ट्री में हमें तीन एक मोटी मोटी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है कि कैबिनेट मिशन क्या है. तो ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उसने कैबिनेट मिशन को पास किया था, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये काम था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और साथ ही साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट को जो फॉर्म किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ही किया जाएगा. तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बननी थी वो कैबिनेट मिशन के अंडर विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी.
तो अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकिंग की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इट फर्स्ट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946। उस टाइम पे इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। एंड एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि यहाँ पे ही 13 दिसंबर को हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी पास किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी। तो उसके बाद इंडिया की पार्टीशन हो गई। तो आफ्टर दैट इट रीअसेंबल्ड ऑन 14 अगस्त 1947। थर्ड पॉइंट सेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज्ड ऑन द प्लान प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश कैबिनेट कॉल्ड द कैबिनेट मिशन। ये चीज़ हम जान ही चुके हैं कि कैबिनेट ने जो ब्रिटिश कैबिनेट ने जो हमें प्रपोज किया था उसके अकॉर्डिंगली कैबिनेट मिशन बना था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पिक्चर में आई थी। तो अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन ने फर्दर क्या ले डाउन किया था कि किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये 1/10 लाख का फॉर्मूला अडॉप्ट किया था रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हर 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और इस तरीके से प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स की डिवीजन की गई थी। तो इसी हिसाब से प्रोविंसेस के हिस्से आए 292 मेंबर्स और 93 सीट्स आई प्रिंसली स्टेट्स के अंडर। तो जो सीट्स एंड प्रोविंसेस थी ना दैट वर डिवाइडेड एज पर रिलीजन, यानी कि माइनॉरिटीज एज वेल एज जनरल पब्लिक, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल एज पर देयर पॉपुलेशन। तो अब जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बननी थी या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इंटरिम गवर्नमेंट बनने के लिए प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी दैट वाज फॉर्म्ड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो तो हमें जनरली पता ही है बाय वे ऑफ देयर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन का जो रेशो हमें दिया गया था बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में हमारे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंसेस को मार्क करते हैं और ताकि हमारा वोट जो है खराब ना जाए। बल्कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पे आपस में विचार विमर्श करके कंसल्टेशन करके हमारे रिप्रेजेंटेशन को या रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाना था। अब ये आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के अंडर हमारे जो ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, वो कौन कौन सी थी। और प्रिंसली स्टेट्स में 93 स्टेट्स थी और बाय कंसल्टेशन जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया गया था। प्रोविंसेस में 292 मेंबर्स थे और डिवीजन एज पर द कम्युनिटीज, यानी कि मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल पब्लिक। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की। तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट हमें कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह डिक्लेयर किया था कि इंडिया होगी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडिया की फर्दर गवर्नेंस के लिए और इंडिया इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगी। साथ ही साथ इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट होगी कि जो स्टेट्स हैं वो सबका यूनियन मिलकर इंडिया को बनाया जाएगा। तीसरा कि ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट आर डिराइव फ्रॉम द पीपल, कि जो भी अथॉरिटी डिराइव की जाएगी या जो भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को या गवर्नमेंट को मिलेगी वो जनता से मिलेगी। तो ऑल इन ऑल ये एक डेमोक्रेसी को डिनोट कर रहा है। अगला पॉइंट, पीपल विल गेट गारंटी अबाउट जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, कि लोगों को ये गारंटी किया गया कि उनको जस्टिस मिलेगी, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उनको लिबर्टी भी मिलेगी, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी हियर। नेक्स्ट पॉइंट, adequate safeguards shall be provided for minorities, backwards and depressed। यहाँ पे backward classes को भी consider किया गया था और जो minorities हैं ताकि वो safe feel कर सके, ताकि वो भी अपना participation आगे बढ़ाया जा सके। इसमें objective resolution में हमें ये चीज़ बता दी गई थी। Where shall be maintained the integrity of territory of the republic, कि इंडिया की जो integrity है by means of republic हम maintain करेंगे। तो अब बात करते हैं हम डिवाइडेड इंडिया की। तो जैसे ही इंडिया डिवाइड हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स से कुछ उसमें से कट के पाकिस्तान में चले गए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का जो नंबर था वो भी कट डाउन हो गया। तो फाइनल नंबर क्या रहा हमारे पास 299, जिसमें से 26 मेंबर्स जो थे वो शेड्यूल्ड क्लासेस में थे और मैक्सिमम जो डोमिनेट किया था वो था 82% के साथ कांग्रेस ने। और साथ ही साथ अब हम जान लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी कौन सी प्रोविजंस हैं जो हमने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से या विदेश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी द विनर।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशियल रिव्यू ली और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। साथ ही साथ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अडॉप्ट किए। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी, वो हमने अडॉप्ट किया। और आइडिया ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में हमसे पूछा गया कि विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट वन, इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट। सेकेंड, it enlarged the powers of the Indian courts. Third, it provided for more Indians in the ICS. So मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस आंसर के साथ, तब तक कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।